जनगणना जो है वह एन्यूमरेशन पे डिपेंड करती है, जबकि सर्वे जो है वो एक सैंपल पे डिपेंड करता है। 1931 में आखिरी साल था जब जाति के आधार पर यह जनगणना हुई थी, जिससे पता लगा था कि किस जाति के लोग किस पेशे में, किस तरह के रोजगार में, किस तरह की आर्थिक स्थिति, किस तरह की सामाजिक स्थिति इत्यादि है। और उसके आधार पर ही आजादी के बाद की भी जाति आधारित जो नीतियां हैं वे बनती रही हैं। जब आप अपनी पहचान को जाति की पहचान से जोड़ते हैं, जो कि हमारे देश में लगातार होता है, हमारे देश के लगभग प्रत्येक सामाजिक कार्य में यह तय इस बात से तय होता है कि आपकी जाति क्या है। खास तौर से आप देखते हैं कि विवाह के प्रश्न पर यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जाति क्या है। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जिसके लिए बाकायदा प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यह रिजर्वेशन लागू नहीं करते हैं, उन पर यह बाध्यकारी अब तक नहीं है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। जाति जनगणना अगर हुई तो देश का बंटवारा हो जाएगा। अपर कास्ट जो लोग हैं वे अगर जाति की जनगणना हुई तो देश से बाहर फेंक दिए जाएंगे या उनको एक नए देश की जरूरत पड़ेगी। जब से भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि आने वाली जनगणना में, जब भी अगली बार जनगणना होगी, तो उसके साथ जातिवाद जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, तब से हमें इसी किस्म की लगातार प्रतिक्रियाएं चारों तरफ देखने को मिल रही हैं, जो आश्चर्यजनक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस जनगणना के सवाल को थोड़ा गंभीरता से समझा जाए, परीक्षा के लिए भी समझा जाए और अपनी समझ के लिए भी समझा जाए कि यह जनगणना का सवाल इतना ज्यादा उत्तेजना पैदा करने वाला क्यों हो गया है। उल्लेखनीय है कि हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि जनगणना समय से क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। तो आज हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनगणना का सवाल भारत जैसे लोकतंत्र में इतना अहम सवाल क्यों है और कास्ट सेंसस जो है उसकी क्या भूमिका है और कास्ट सेंसस से क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो यही आज हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें समझे कि ये जो जनगणना का सवाल है और जनगणना में जो देरी का सवाल है वह क्या है और किस रूप में यह चल रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना कराई जाती है और ध्यान रखिएगा, जनगणना सर्वेक्षण से भिन्न होती है। इस बिंदु को ध्यान से समझेंगे। जनगणना जो है वह एन्यूमरेशन पे डिपेंड करती है, जबकि सर्वे जो है वो एक सैंपल पे डिपेंड करता है। जब हम जनगणना करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम देश के या जिस भी क्षेत्र की जनगणना कर रहे हैं उसके प्रत्येक व्यक्ति को गिनते हैं, जबकि जब हम सर्वेक्षण करते हैं तब हम एक बड़े समूह में से कुछ छोटे समूह को कुछ विशेष चीजों के लिए गिनते हैं और फिर सांख्यिकीय तरीकों से उससे आए हुए आंकड़े को ही पूरे देश पर या पूरी पूरी जो जनसंख्या है उस पर लागू करते हैं। तो ये तो अंतर है सर्वे और सेंसस का। सेंसस एन्यूमरेशन करती है, गणना करती है। हमारे यहाँ जनगणना जो है वह लगातार हर 10 साल के बाद होती रही है। अगर हम जाति जनगणना की बात करें तो लास्ट जाति जनगणना 1931 में हुई थी। जनगणना की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हर 10 साल में जनगणना होती है। इसका मतलब है कि भारत की आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी और 2021 में जनगणना होनी थी। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि 2021 की जनगणना नहीं हो सकी या सरकार ने कहा कि वह नहीं हो पा रही है क्योंकि उसकी वजह कोविड थी। यह सही है कि कोविड के बावजूद कई अन्य देशों ने जनगणना की थी, लेकिन कई देशों ने जनगणना को रोका भी था। हम जानते हैं कि कई देश ऐसे थे जिन्होंने इस वजह से, क्योंकि कोविड हो रहा है, जनगणना को रोक दिया था। मसलन यूके में जनगणना नहीं हो पाई थी और चाइना में जनगणना नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद जब सामान्य स्थितियां हुई तो इन देशों में जनगणना हो गई। भारत में अभी तक यानी 5 साल बीत चुके हैं, जनगणना की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस प्रक्रिया के शुरू न होने की कई वजहें बताई गई, जिनमें से एक वजह विश्लेषकों का कहना है कि यह थी कि हाल में जो महिला आरक्षण विधेयक आया उसमें यह प्रावधान था कि 2026 के बाद हुई जो भी जनगणना होगी उसके आंकड़े के आधार पर यह जो महिला आरक्षण विधेयक है उसे लागू किया जाएगा, उसके आधार पर सीटें तय होंगी। इसका मतलब 2026 एक
कट ऑफ लाइन हो गई। उसके बाद की जनगणना से तय होने वाला है जो हमारे देश का परिसीमन है, और उसके आधार पर ही महिलाओं की सीटें तय होने वाली है। इसलिए इसलिए आमतौर पर लोगों ने मान लिया कि 2026 से पहले तो अब जनगणना नहीं होने वाली है। बट एनीवे, अभी हाल में जब सरकार ने बाकायदा यह घोषणा की, पहलगाम की हिंसा के बाद लोग अलग अलग कयास लगा रहे थे कि कुछ अन्य गतिविधियां होंगी, लेकिन उसी बीच में सरकार ने यह घोषणा की कि जाति जनगणना इस बार की जनगणना के साथ होगी। क्या है जाति जनगणना का मतलब? जाति जनगणना का मतलब यह है कि भारतवर्ष चूंकि जाति के आधार पर स्ट्रेटिफाइड, स्तरीकृत है, भारत में लगातार जातियों के आधार पर स्तरीकरण है। 1931 में आखिरी साल था जब जाति के आधार पर यह जनगणना हुई थी, जिससे पता लगा था कि किस जाति के लोग किस पेशे में, किस तरह के रोजगार में, किस तरह की आर्थिक स्थिति, किस तरह की सामाजिक स्थिति इत्यादि है। और उसके आधार पर ही आजादी के बाद की भी जाति आधारित जो नीतियां हैं वे बनती रही हैं। इसका मतलब जाति आधारित हमारी जो नीतियां हैं उनमें हमारा डेटा बहुत पुराना है। 1931 जो है उसको आधार बनाकर अब तक की तमाम नीतियां बनती रही हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो कास्ट डेटा है वो डेटेड है, वो नया कास्ट डेटा उस पैमाने पर उपलब्ध नहीं है। 1947 के बाद तो हमारे पास कोई जाति जनगणना नहीं है। रोचक बात है कि आप जानते हैं कि जो मंडल कमीशन 1991 में लागू हुआ, वह मंडल कमीशन जो 1979 में स्थापित किया गया था, उस 1979 के मंडल कमीशन ने अपनी तमाम संस्तुतियों के लिए, तमाम चीजों के लिए जिस जनगणना को आधार बनाया वह 1931 की ही जनगणना थी। यानी कि 1979 में मंडल कमीशन स्थापित होता है और उसकी स्थापना के बाद स्टडी की जाती है, जिसके आधार पर वह प्रस्तावित करता है कि संभवतः इस समय ओबीसी जातियों की जो संख्या है वह 52% है, ऐसा अनुमान मंडल कमीशन में आता है। लेकिन इसका आधार क्या था? 1931 के सेंसस थी, यानी हमारे पास कोई लेटेस्ट डेटा नहीं था। उसी के आधार पर लगभग 27% का आरक्षण जो है ओबीसी को दिया गया, जिसके बारे में ये उसी पर लागू नहीं होता। सच्चाई यह है कि अगर आप हाल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लें, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि इसके लिए डेटा क्या है, तो वह डेटा सरकार जाति के आधार पर कम से कम पेश नहीं कर पाई, क्योंकि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वह केवल सवर्ण जो गैर अनारक्षित वर्ग है उस पर लागू होता है। तो जब कोर्ट ने यह पूछा कि बताइए कि अनारक्षित वर्ग में गरीबों की संख्या क्या है, तो कोई स्पेसिफिक डेटा जो है वह प्रस्तुत नहीं किया जा सका, क्योंकि सरकार के पास इस बात की जाति आधारित डाटा है ही नहीं। गरीबों का डाटा फिर भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जाति आधारित डाटा है ही नहीं। तो कुल मिलाकर स्पष्ट बात है कि जाति आधारित डाटा का ना होना, इन आंकड़ों की अनुपलब्धता या इन आंकड़ों की सही स्थिति वास्तव में उपलब्ध ना होने की वजह से बार बार यह मांग की गई कि हमें जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है। क्यों जरूरी है? आखिर तमाम लोग ये भी तो कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का यह दावा है कि अगर ऐसा आएगा, ऐसा किया जाएगा, तो इससे जातियों के बीच वैमनस्य बढ़ेगा, ऐसा किया जाएगा तो इससे जातिवाद बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इस तर्क में बहुत दम इसलिए नहीं है कि भारत में जातिवाद बढ़ाने के लिए किसी गणना की जरूरत नहीं। भारत में जातिवाद हर स्तर पर विद्यमान है। जातिवाद विद्यमान है का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपनी पहचान को जाति की पहचान से जोड़ते हैं, जो कि हमारे देश में लगातार होता है, हमारे देश के लगभग प्रत्येक सामाजिक कार्य में यह तय इस बात से तय होता है कि आपकी जाति क्या है। खासतौर से आप देखते हैं कि विवाह के प्रश्न पर देखना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जाति क्या है। इसलिए जाति जो है वह सामाजिक क्रियाओं में लगातार शामिल है, और चूंकि हमारी बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं इन्हीं सामाजिक क्रियाओं के आधार पर होती हैं, ऑक्यूपेशन इसी के आधार पर होता है, भेदभाव इसी के आधार पर होता है, इसलिए जाति हमारे देश में सर्व विद्यमान पहले से है। उसके लिए किसी जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। जातिगत जनगणना केवल यह सुनिश्चित करती है कि आपको यह पता लगता है कि किस जाति की कितनी भागीदारी विभिन्न चीजों में है, नौकरियों में वे कितने हैं, शिक्षा में वे कितने हैं, जमीनों के लेकर हक में वे कितने हैं, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में वे कितने हैं, कॉर्पोरेट नौकरियों में वे कितने हैं, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में वे कितने हैं, जो हमारे देश में इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की जाती हैं उनमें कितने हैं। कुल मिलाकर संपत्ति में, अधिकार में, भागीदारी में
इनकी स्थिति क्या है, अलग अलग जातियों की स्थिति क्या है, यह इससे पता लगती है। अगर जातिगत जनगणना समय से होती है, जिसकी अब सरकार ने घोषणा की है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब जातिगत जनगणना होगी तो हमें स्पष्ट समझ में आएगा कि अलग अलग वर्गों में की क्या भागीदारी अलग अलग क्षेत्रों में है। इससे नीतियों पर बड़ा बदलाव आ सकता है। वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो बहुत बहुत तेजी से इन आधारों पर बनाई जा सकती हैं कि अलग अलग जातियों को पर्याप्त भागीदारी विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स में, कल्याणकारी योजनाओं में कैसे दी जाए। आरक्षण पर इसका प्रभाव उम्मीद है कि पड़ेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब यह आंकड़े से बाहर आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस वर्ग या जाति की भागीदारी मसलन स्कूल कॉलेजेस के एडमिशन्स में कितनी है, या नौकरियों में कितनी है, सरकारी नौकरियों में कितनी है और गैर सरकारी नौकरियों में कितनी है। इसलिए हम देखते हैं कि कई राजनीतिक दलों ने इस बात की घोषणा की है कि वे जातिगत जनगणना पर नहीं रुकेंगे। उनकी अगली मांग यह होगी कि वे इस बात को, इस जातिगत गणना के आधार पर अलग अलग जगहों पर भागीदारी सुनिश्चित करें, जिसमें सबसे पहले रिजर्वेशन का सवाल आएगा कि मसला जैसा हमने कहा कि यह अनुमान है कि ओबीसी जो जातियां हैं उनकी जनसंख्या पूरी जनसंख्या के आधे के लगभग है। अगर वह ऐसी है तो फिर उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो 27% नहीं होना चाहिए, वो बढ़कर उनकी आबादी में, उनके अनुपात में होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने में एक बड़ा संकट क्या आएगा, हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 50% की सीलिंग दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि ये राजनीतिक दल ये कहते हैं कि इस 50% की जो सीलिंग है, अधिकतम सीमा को 50% जो है उसे हटाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके या किसी अन्य तरीकों से, ताकि लोगों को अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल सके, भागीदारी मिल सके। एक चीज। दूसरी चीज, आप जानते हैं कि अलग अलग 1991 में जब मंडल कमीशन आया तो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया गया। यह रिजर्वेशन 27% लागू किया गया और इसके लिए जब यह आया था तो तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशंस में बाकायदा 54% सीट्स बढ़ाई गई थी। जिसका मतलब क्या है कि 27% रिजर्वेशन आने की वजह से जो बहुत सारे लोग जो कि अब तक अनारक्षित थे उनकी सीटें न छिने, इसके लिए सरकार ने तमाम सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट्स को बढ़ा दिया था, ताकि अनारक्षित वर्ग की सीटें उतनी ही रहें जितनी सीटें उनकी ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने से पहले थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ओबीसी को अभी 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जिसके लिए बाकायदा प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यह रिजर्वेशन लागू नहीं करते हैं, उन पर यह बाध्यकारी अब तक नहीं है। इन राजनीतिक दलों का कहना है कि जैसे ही ये जातिगत आरक्षण के आंकड़े बाहर आएंगे, वे उनकी मांग इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी तमाम वर्गों के लिए आरक्षण की मांग होगी। और इसी से जुड़ा हुआ है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन का सवाल। हालांकि ये इन सवालों को लागू करने में अभी लंबी यात्रा है, इसको लिए लंबी बहस की जरूरत है, बहुत डेलिब्रेशंस की आवश्यकता है। लेकिन इतना तय है, हमारे देश में संसाधनों का, अधिकारों का और संपन्नता का, या जो हमारे यहाँ जो कुल मिलाकर आमदनी और रोजगार इत्यादि हैं, उनका वितरण समान नहीं है। अलग अलग समुदायों को, अलग अलग जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, माइनॉरिटीज को अपनी जाति के, अपनी संख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं मिल रही। इसका मतलब यह है कि वे अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। अगर वे अंडर रिप्रेजेंटेड हैं तो ऑब्वियसली कोई ओवर रिप्रेजेंटेड है। जो लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं वे स्वाभाविक तौर पर ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ये संसाधन मौजूद हैं। उनकी आवाज को ज्यादा लोग सुनते हैं, भले ही उनकी संख्या कम है, और इस वजह से वे लगातार ऐसे कदमों का विरोध करते हैं, रोक पाते हैं, करते रहे हैं जहां पर यह भागीदारी बराबर करने की कोशिश की जाए। तो ये जो जातिगत जनगणना है, ये एक शुरुआत है। देखिए कैसे 3 स्टेप्स में नॉर्मली चीजें होती है। पहला होता है हम गिनती करते हैं, दूसरा होता है हम नामकरण करते हैं, पहचान करते हैं, और तीसरा होता है हम भागीदारी देते हैं, समाधान करते हैं। अभी हम पहला कदम बढ़ाने की तरफ हैं। पहले गिने तो सही
जाने तो सही कि किसके पास कितनी हिस्सेदारी है, कम है या ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है कितनी ज्यादा है, जिसके पास कम है कितनी कम है। जब हमारे पास गिनती होगी, तब हमारे पास नीतियां बनाने का दबाव होगा, और जब नीतियां बनेगी, तब ये भागीदारी शायद सुधार में आएगी।